नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है धोखा। कहानी की लेखिका है जाने माने साहित्यकारा सुधा चौहान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज घर का माहौल गहमा गहमी भरा था। बेटा बहू सामान इधर उधर करने में लगे हुए थे। सरला जी उन दोनों को एकटक देखे जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। तुम दोनों क्या उठापटक कर रहे हो? और आज जो सुबह आए थे वे लोग कौन थे जिन्हें तुम घर दिखा रहे थे? सरला जी ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे राजीव से पूछा। अम्मा, आप भूल गई क्या? मैंने आपको कल ही तो बताया था कि मुझे अब अमेरिका में नौकरी मिल गई है और साथ में विभा को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस है। तो हम दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। और अभी सोनू भी छोटा है तो उसका भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन हो ही जाएगा। जहाँ हम सब लोग विदेशी चले जाएंगे तो यहाँ घर का ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। और जो लोग सुबह के समय घर पर आए थे वो लोग घर देखकर फाइल फाइनल करने आए थे। सरला जी को एक बार में तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह राजीव आखिर कह क्या रहा है। उन्होंने राजीव से दोबारा पूछने की कोशिश की, आखिर वह क्या कहना चाहता है। वह कुछ पूछती उसके पहले ही राजीव ने फिर अम्मा से कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है ना। और वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा आपको समझने में अभी मुश्किल होगी। इसीलिए पहले हम दोनों चले जाते हैं, वहाँ देख कर भी आएंगे। उसके बाद आपको भी हमारे साथ लेकर चलेंगे। कुछ ही दिनों की बात है माँ, इतना आप संभाल लेना। सरला जी अपने बेटे राजीव की बातें सुनकर अचंभे में पड़ गई। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन यह फैसला कब किया तुमने? तुम लोगों ने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? और अगर यह घर बेच दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी? राजीव की बात खत्म हुई तो सरला जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और भी कहना चाहती थी कि उसके पहले ही बहू विभा बोल उठी। अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यही तो समस्या है। विभा थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली। हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें यह घर क्यों बेचना पड़ा। सरला जी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों अचानक कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। राजीव ने किसकी अनुमति से यह घर बेचने का फैसला लिया? और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ को बताया भी नहीं। ये सारी बातें सोच सोच कर सरला जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें रोना भी आ रहा था कि परिवार के होते हुए भी आज उन्हें एकदम अकेला अकेला पड़ गया ऐसा लग रहा था। दरअसल उनके पति रमाकांत जी का स्वर्गवास हुए 6 वर्ष हो चुके थे। उनकी 2 संतानें थी, बड़ी बेटी रागिनी और बेटा राजीव, छोटा बेटा। उनके पति रमाकांत जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यही सोचकर कि पूरा परिवार एक साथ रहेगा, उनके दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा। इसीलिए घर जितना बड़ा और हवादार होगा उतना ही अच्छा है। पर बेचारे रमाकांत जी अपने खून पसीने से सींचे हुए इस घर का सुख भोग नहीं पाए। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति के देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे राजीव का ही तो सहारा था, और उसी के द्वारा चला जाना उनका मन बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उन्होंने राजीव की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत का पक्का पेपर और रजिस्ट्री करवाने में उनके अलग से 8-9 लाख रुपए खर्च हो गए थे। यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी रागिनी ने समझाई थी कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी राजीव को गिफ्ट करनी चाहिए थी। वैसे भी वह जब तक जीवित है तब तक अपनी वसीयत कभी भी बदल सकती है, या यूं कहे कि वह कभी भी वसीयत रद्द कर सकती थी। लेकिन राजीव भी बड़ा चालाक था। उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली थी। आगे चलकर वह इस घर को बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया था। भोली भाली सरला जी इतना दावपेच कहाँ जानती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, उनकी खुद की औलाद, उनके साथ ऐसा धोखा कर सकता है। उस समय तो राजीव कैसी मिन्नतें कर कर के उनको मना रहा था कि घर अगर राजीव के नाम कर दिया जाए तो उसे अपने लोन में भी रियायत मिल जाएगी और साथ ही बहुत सारी चीजें लोन पर खरीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं राजीव ने उन्हें क्या क्या समझाया कि पर्सनल लोन है, ये लोन है, वो लोन है, और भी बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर ये कहा कि अम्मा, लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत जरूरी है,
तब तो कुछ भावुकता में और कुछ नासमझी में सरला जी ने घर राजीव के नाम कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल था जो अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकता था। लेकिन जब यहाँ बेटा ही छल कर रहा था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई थी उनसे, उनका और उनके पति रमाकांत जी के सपनों का घर जो सरला जी ने भरोसा करके अपने इकलौते बेटे राजीव के नाम कर दिया। उसे के हाथों आज दुखी हुई जा रही थी। अब उन्हें पछतावा भी हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि राजीव अपनी अम्मा के पीठ पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा राजीव और बहू विभा चाह रही थी कि अम्मा अपनी इकलौती बेटी रागिनी के घर यानी कि अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहे। आज सरला जी अपने आप को बड़ी ही लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। मन ही मन सोचने लगी, आखिर वह अपने मन की इस वेदना को, अपने दुख को सुनाए तो किसे सुनाए। 2 महीने पहले जब रागिनी यहाँ आई थी तो उसने एक दो बार सरला जी को कहा भी था कि अम्मा, आपको अपना घर राजीव भैया और भाभी के नाम पर नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दोनों की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। दरअसल रागिनी अपने भैया भाभी के इरादे को पहले ही भाप गई थी। बेटे के प्रेम में अंधी सरला देवी जी को अपने बेटे की कोई गलती नजर ही नहीं आ रही थी। तब उन्होंने इसे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और स्वाभाविक झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब रागिनी ने उन्हें सीधे सीधे भी कहा था, अम्मा जरा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही हैं। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिखा रहे हैं और भैया किसी से अमेरिका में नौकरी लगने की बात भी कर रहे थे। मैं जब गई तो दोनों चुप हो गए थे। क्या आपको पता है कि हमारे घर से कोई बाहर अमेरिका जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो वीजा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे। मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया से बाहर तो नहीं लग गई है। वहीं पर उस वक्त सरला जी ने पता नहीं कैसे रागिनी की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया था। अब दूसरे ही महीने रागिनी की बात एकदम सही निकली। सरला जी बड़े ही असमंजस की स्थिति में थी। कुछ दिन इसी उहापोह में गुजर गए कि क्या करे क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने अपनी बेटी रागिनी को फोन लगाया। सरला जी ने उसे सारी बातें धीमी आवाज में बताई। रागिनी ने अपनी माँ सरला जी का सारा हाल सुनकर उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा, अम्मा तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करवाया। फिर उनसे कहा, बेटी से सुनकर सरला जी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी और उन्हें बहुत जल्दी अपनी बात राजीव से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन के बाद ही राजीव ने उनसे कहा कि अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको रागिनी दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने रागिनी दीदी को बताई है कि नहीं? पहले तो वो अपने बेटे और बहू की बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद राजीव और विभा ने कभी नहीं की थी। सरला जी कुछ देर सोचती रही। फिर उन्होंने राजीव और विभा से कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी अमेरिका जाने वाली बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और विभा को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीजन का एक अधिकार होता है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। इसके तहत यह भी है कि वृद्धावस्था में बुजुर्गों के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूंगी कि एक तो तुमने मुझे भावुक करके दवा देकर अब यह घर अपने नाम पर करा लिया, और दूसरा मुझे मेरे घर से बेघर और बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया, कोर्ट कचहरी किया, तो तुम दोनों को सजा हो सकती है और तुम्हारी बदनामी होगी सो अलग। इसीलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो, या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। सरला जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। आज वह अपने सामने किसी को भी बोलने का मौका क्यों नहीं दे रही थी। राजीव चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी अम्मा की इतनी सख्ती वाली आवाज बरसों से सुनी नहीं थी। अब विभा भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम आपको वहां सेटल होते ही लेकर जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अब क्योंकि यह विभा ने उनसे कहा था, इसीलिए सरला जी ने विभा की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, तुम तो रहने ही दो। जब मेरा खुद का बेटा ही मुझसे पराया जैसा व्यवहार करता है तो मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं?
मुझे अब किसी बात का कोई भरोसा नहीं है कि कोई कब बदल जाए। इतना समझना भी मुश्किल है मेरे लिए। तुम तो एक बात बता कि क्या तुम्हें भी अमेरिका में अभी नौकरी मिल गई है? नहीं माँ जी, मैं तो अभी राजीव के साथ वहाँ जा रही हूँ, ताकि राजीव को वहाँ खाने-पीने और कपड़ों की समस्या ना हो। और फिर उस देश में चीज़ें भी तो बड़ी महँगी होती है। मैंने सोचा वहाँ रहूँगी, तो फिर वहाँ देखभाल करके नौकरी के लिए कोशिश भी कर लूँगी। न जाने कैसे विभा के मुँह से सही बात निकल गई। बस उस बात को सरला जी ने पकड़ लिया। अब सरला जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी राजीव को कहो कि वह अकेला जाएगा और इस घर को अगर बेच दिया है, तो कहीं किराए का घर लेगा, क्योंकि उसमें मैं, तुम और मेरा पोता सोनू रहेंगे। फिर जब राजीव वापस आएगा, तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों राजीव के साथ चलेंगे और अगर राजीव तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा, तो हम यहीं रहेंगे और राजीव वहाँ नौकरी करेगा, प्रति माह पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस बुढ़ापे में अपनी बेटी के ससुराल में जाकर नहीं रह सकती। और दूसरी बात है, इस घर में तुम लोगों ने रागिनी का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया है, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर ही बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज्यादा सख्त था। उन्होंने एक एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, राजी और विभा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं यह शहर और अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद भी इसी घर में और इसी शहर में रहती आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। इसीलिए तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं यह शहर छोड़कर नहीं जाने वाली और यहाँ अकेली भी नहीं रहूंगी। माँ की बात सुनकर राजीव और विभा एकदम चुप हो गए। दोनों की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अम्मा अपनी जगह बिल्कुल सही थी। उनकी एक एक बात ठीक थी। लिहाजा राजीव को अम्मा जी की बात माननी पड़ी। अब तो वह घर बिक चुका था और दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि घर बेचकर ही पैसों का जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था, जो उसने सबसे छुपाया था और जो अम्मा को नहीं बताया था। अब थक हार कर उसे उस फ्लैट के बारे में अम्मा को भी बताना पड़ा और फिर राजीव कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा की बात भी माननी पड़ी। विभा, अम्मा और सोनू उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए, जो राजीव ने पहले ही खरीद लिया था, बिना किसी को बताए। और राजीव अकेले ही अमेरिका चला गया। सरला जी अब बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी रागिनी ने ही समझाया था और आज रागिनी की समझाई हुई एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और फिर बेटा बहू से तर्कसंगत बातें भी कर पाई थी। इसी वजह से वे दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जा पाए और एक तरह से उन्होंने राजीव और विभा को उनके द्वारा किए गए धोखे का सबक भी सिखा दिया था। वो समझ गए थे कि अब उसकी माँ एक लाचार बूढ़ी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन भी है, जिसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। अब राजीव अच्छी तरह समझ चुका था कि माँ को और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। विभा भी अब सरला जी से बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक जागरूक वृद्धा महिला ने अपने हित में आवाज उठाई थी और कानून भी उसके साथ था। उसके साथ ही प्यारी बेटी रागिनी भी अम्मा के साथ थी। जानबूझकर सरला जी ने रागिनी का नाम उजागर नहीं किया था। वो नहीं चाहती थी कि उनके बाद दोनों भाई बहन आपस में लड़े झगड़े और एक दूसरे के प्रति मन में वैर भावना रखे। अगर इस प्रकरण में रागिनी का नाम आता, तो राजीव और विभा रागिनी से दूरी बना लेते और अम्मा के मरने के बाद उनकी बेटी का मायका खत्म हो जाता। इसीलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि पहले उन्होंने रागिनी से चर्चा की थी और उसके बाद ही ये कदम उठाया था। अभी आप सुन रहे थे कहानी धोखा, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। मित्रों, जब तक व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में कुछ मालूम न होगा, तब तक वह इसी तरह से ठगा जाता है। लेकिन एक बार उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी अच्छी तरह से हो जाए, तो फिर वो सजग हो जाता है। बुजुर्गों को तो अपने हित में हमेशा ही सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर किसी की भी नीयत बदल सकती है। अगर आप भी अपने आसपास किसी बुजुर्ग की इस तरह की स्थिति होती देखे या फिर उसके साथ कोई अन्याय होता देखे, तो आप उनका साथ जरूर दीजिए और उनकी आवाज बनिए। मित्रों, आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों के साथ। कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।